पूरे जगत को, पूरे विश्व को जिसने परेशान किया है, ये मैंने आधे में ग्लोब बनाया है, विश्व का आधे में कोरोना वायरस प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और ये वस्तुतः स्थिति यही है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना के आक्रमण से ग्रसित है। मेरे इसमें कोई डिस्क्लोजर्स नहीं है इस टॉक को तैयार करने के लिए। हालांकि इसका भी संज्ञान हाई कोर्ट ने भी हाल ही में लिया जब टीके की समस्या आई। इसका संज्ञान लिया G7 देशों के लोगों ने, जो हमने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। फिर टीका आया, टीके के ऊपर भी अभी इस समय बहुत छीना झपटी हो रही है। और एक करुणामय जो वीडियो है जो मैंने सिलेक्ट किया है दिखाने के लिए, ये ऐसे ऐसे वीडियो जो ऐसे अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे हमने अपने बहुत से लोगों को खोया है, ऐसे बहुत से दृश्य देखने को मिले। और ये भी सुनने को मिला कि अभी तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। बचाया, ऊपर वाले ने बचाया, भगवान ने बचाया। और उसका मिसाल ये है 110 साल की वृद्धा जो साउथ इंडिया से एक जिले से, चित्रदुर्गा से बच के अस्पताल से निकल रही है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है जो इसमें बच के आए हैं। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, और मैं अपने गौरव भैया से कह रहा था, ये हमने अपने साथ खुद दुर्व्यवहार किया है। अपने गंदे सिलेंडरों में ऑक्सीजन भर के लोगों को भेजी है और कमर्शियल सिलेंडरों में भेजी है, तो उससे ब्लैक फंगस और ये जो दूसरे कलर कलर के फंगस जो देखने में आए हैं वो हुआ है। और ये दृश्य भी किसी से अछूता नहीं है। कितने सारे लोगों ने अपने जान दी है और कैसे हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी को बाहर वालों ने देख के उसको पूरा किया है। बाहर से ऑक्सीजन भी आई, हमारी नौसेना ने हमारी सहायता की, देश की सहायता की। मैं उन सब नौसैनिकों को और सब मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को नमन करता हूं जिन्होंने बाद में हमको दवाई भी दी। अब ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये सबसे अच्छा चार्ट है और ये अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर का है। उम्मीद है डॉक्टर साहब भी देख रहे होंगे। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जिसके लिए मैं बार बार ये चार्ट दिखाता हूँ वो ये है कि इसमें नीला जो आप देख रहे हैं वो वायरल रेप्लिकेशन का फेज है। हम लोग कोरोना से डरते रहते हैं, हम लोग ये समझते रहते हैं कोरोना का मरीज अछूत हो गया, इसके पास नहीं जाना है। वो भी एक तरह से ठीक नहीं है। कोरोना का मरीज सिर्फ 11-12 दिन तक जो है वो वायरस को निकालता है और वायरस कोरोना के मरीज में अदृश्य हो जाता है 11वें-12वें दिन। और अगर आप पूरा ट्रीटमेंट ले लें आइवरमेक्टिन का तो वो और जल्दी अदृश्य हो जाता है। इसके बाद जो मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बाद जो हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात करेंगे उसमें रेलेवेंट है। जो हल्का नीला है एरिया, वो शुरू होता है 7वें दिन से लेकर और वो 2-3 महीने तक चलता रहता है, जिसमें वायरस के टुकड़े हमारे शरीर में फ्लो करते रहते हैं। और वायरस का जो रिप्लिकेशन खत्म हो जाता है उसके बाद दवाएं जैसे रेमडेसिविर वगैरह कोई काम नहीं करती हैं। उस समय इम्यून डिसरेगुलेशन बॉडी में हो जाता है जो गुलाबी रंग का दिखाया गया है, और एंटीबॉडी हमारे बनने में शुरू हो जाती है, शरीर में बनने शुरू हो जाती है। और शुरू के 5वें दिन से 11वें दिन तक हमें वो लक्षण होते हैं जिससे हम कोरोना को पहचानते हैं। और आगे भी हमको ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें डायरिया ऐड हो गया है, फीवर, मेलिएज और कॉफ, हेडेक के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बाद में आता है। और उस समय हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उस समय हमें स्टेरॉइड की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये चार्ट बहुत अहम हो जाता है। और इसके साथ साथ एक अच्छे इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है। अब हम उसको देशी दवाओं से या विलायती दवाओं से कैसे भी बना सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसमें मेन होती है इम्यून सिस्टम को ताकत देने के लिए, ये विटामिन डी का रोल इसमें सबसे ज्यादा प्रूवन है, जिसपे कोई भी डिबेट नहीं है, कोई भी विवाद नहीं है। विटामिन डी बहुत जरूरी है और जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी थी उन लोगों को कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से हुआ है, ज्यादा हुआ है। दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इस वायरस को मेटाबोलाइज करता है और वायरस को पनपने में मदद करता है। इसलिए हमको अपनी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखनी है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक सवाल आया था, अभी अग्रवाल साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके बारे में कुछ बोलूं। तो वो जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है इसमें बढ़ गई है। और हमारी आर्टरीज, मैं खुद कोरोना से पीड़ित रहा हूं और रात मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज की तो आज मुझे दिन भर चेस्ट पेन रहा। ये कोरोना जो है एक वैस्कुलर बीमारी है, ये वायरल बीमारी कतई नहीं है। ये हमारे शरीर की जो रक्त की धमनियां हैं, जो लाल घेरे के अंदर उसकी कट वॉल दिखाई गई है, उसके अंदर जाके बैठ जाता है। जो छोटी छोटी आपको मोतियां बीट्स दिख रहे हैं और नीचे वाले सेक्शन में दिख रहे हैं और आर्टरी को बड़ा करके दिखाई दे रहा है हार्ट की,
तो ये कोरोना वायरस हमारी धमनियों में जाके ब्लॉकेज करता है। बेसिकली हम अगर शुरू से ही एंटीकोगुलेंट्स ले लेते हैं तो हमको इसका प्रकोप बहुत कम होता है। इस तरह का मटेरियल कोरोना वायरस की आर्टरीज में जमा हो जाता है, कोरोना वायरस का मटेरियल आर्टरीज में जमा हो जाता है, आर्टरीज बंद हो जाती हैं और लंग में जो बीमारी होती है उस बीमारी का कारण भी यही क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, वायरस नहीं है। ये हमने बहुत बाद में समझा कि ये वायरस की वजह से जो आर्टरीज के अंदर विकार होता है, आर्टरीज बंद हो जाती हैं, पतली कैपिलरीज बंद हो जाती हैं, उसमें थक्के जम जाते हैं और ये लंग ऐसा हो गया है जैसे हमने इसको अंगारों पे रखकर भून दिया हो, बारबेक्यू कर दिया हो। तो ये ही कारण है जो पेशेंट्स को इम्यूनोलॉजिकल फेज में ले जाता है और लंग में ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाता है। और ये लंग का अगर हम सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें इस तरह की शेडोज दिखती हैं और इन शेडोज में खास बात यह है कि पेरिफेरी की तरफ ज्यादा होती हैं। कट सेक्शन है थोरैक्स का, चेस्ट का, आगे हार्ट है जो व्हाइट दिख रहा है और पीछे जो शेडोज है वो लंग की, और साइड में जो शेडोज है वो छींट का निशान, जैसे छींट का कपड़ा होता है, वो पूरे लंग में फैली हुई कोरोना की शेडोज हैं। और ये शेडोज कोरोना की नहीं है बल्कि डैमेज ब्लड वेसल्स की हैं। ये दूसरे सेक्शंस हैं जिसमें कोरोना की शेडोज हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक ACE2 इनहिबिटर के जरिए ये नुकसान पहुंचाता है, दूसरा इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है। ये वायरस जो है नोज की, आप सब जानते हैं कि नोज के थ्रू, नाक के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंक्यूल्स में जाता है और आखिर में टाइप 1 टाइप 2 लंग्स के जो सेल्स होते हैं उसमें जम जाता है और उनको डैमेज कर देता है और उनमें पानी भर देता है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें जो है लंग में क्या होता है, जो बचाव के कोशिकाएं होती है उनको मैक्रोफेज कहते हैं, वो एक्टिवेशन उनका हो जाता है और उसकी तफसील जो मेडिकल है वो यही है कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती है, मास्ट सेल एक्टिवेशन होता है। मास्ट सेल एक्टिवेशन जो है एक तरह का वो पदार्थ रिलीज करता है जिससे बॉडी में एलर्जी होती है और ACE2 रिसेप्टर्स के जरिए ये वायरस शरीर में चिपकता है, टी सेल्स को जो इम्यूनिटी की होती है प्रभावित करता है और ओवर पावर कर देता है। ये लंग के सेल का बहुत बड़ा मैग्निफाइड व्यू है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से लंग की जो दीवारें हैं उसमें ये वायरस आधे हिस्से में दिखाया है कि आधे हिस्से में वायरस जो है वेसल्स को और आधे हिस्से में लंग के अंदर उसको कंसोलिडेट कर देता है, निमोनिया बना देता है। और ये हम बायोप्सी करते हैं उसकी, जब हम सेक्शंस में देखते हैं तो उसमें हमको इस बात का सबूत मिलता है कि हमारे जो बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं छोटी छोटी, वो बॉडी की वेसल्स क्लॉग हो जाती हैं और शरीर पर अगर हम देखते हैं तो उनमें क्लॉटिंग का एविडेंस मिलता है जिसको हम कोविड-2 के नाम से जानते हैं, कोविड-आई के नाम से जानते हैं। और हार्ट पर जो इफेक्ट होता है उसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और एरिथमिया जो ईसीजी से डायग्नोस होता है वो लोगों को हुआ है, वो मिस भी हुआ है। बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में उनकी कार्डियक की टेस्टिंग नहीं हुई इसलिए बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। और कोविड के सिम्टम जो हैं वो हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा मिलते हैं कभी कभी, उस समय हमको हार्ट अटैक से संबंधित टेस्ट करने होते हैं। तो जो कोविड का इन्फेक्शन होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि कितना वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट हुआ, एज पर डिपेंड करता है। हम आजकल यंगस्टर्स की और बच्चों की बात करते हैं, फीमेल्स में कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम होता है, लेकिन जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, उसमें ACE2 रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और उनको संक्रमण ज्यादा होता है। ये कुछ रेसेस में भी ज्यादा होता है, बट विटामिन डी का जो इसमें कॉमन डिनोमिनेटर है उससे ये ज्यादा होता है। इसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज जिसकी हम हमेशा बात करते रहे हैं, मोटापे के अलावा डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन और ये सब बीमारियां जो हैं इसमें बहुत ज्यादा कोरोना की तीव्रता को बढ़ा देती हैं। जो हम दवाएं ले रहे होते हैं कभी कभी हम वो बंद कर देते हैं या भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैं आईसीयू में एडमिट हुआ तो मेरी जो रेगुलर दवाएं थी वो बंद हो गई और उनके बंद होने से तीसरी रात को मेरे को बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे मेरे को हार्ट अटैक हो गया। घर में मेरे फोन किया गया कि डॉक्टर साहब को हम वेंटिलेटर लगाएंगे, मेरी बेटी और मेरी वाइफ ने मना कर दिया। इसलिए मेरी राय ये है कि जो भी लोग अपनी जो ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाएं खा रहे हैं उन दवाओं को बंद ना करें। रेगुलर मेडिकेशन टीके के समय और रेगुलर भी अपनी जो मेडिसिन जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उनको खाते रहें। एस्प्रिन को बिल्कुल भी बंद ना करें, बल्कि एस्प्रिन को इसमें बढ़ाया जा सकता है। अगर 75 मिलीग्राम खा रहे हैं तो 150 भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो इस वायरस से संक्रमण के बाद हर्ड इम्यूनिटी की हम बात बाद में भी करेंगे, वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है तो फिर हमें काफी रेजिस्टेंस मिल जाता है। बट कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन 6 महीने 1 साल से ज्यादा भी हमको जरूरी है। 5 चीजें मैं बताता हूँ इसमें। उसमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ को सही रखना है, अपने दिमाग को जो है काबू में रखना है, शांत रखना है, ओवर एग्जर्ट नहीं करना है।
स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती हैं, ये इसमें सबसे अच्छी स्टेज होती है कि हम खुश रहें। माइंड को प्रोटेक्ट करने के समय हम अफवाहें ना सुने, बुरी खबरें ना सुने और व्हाट्सएप वाली खबरें ना सुने। ये हाल हो जाता है। आप देख रहे हैं इसमें गाड़ी के ऊपर जो आदमी चढ़ा है वो भी गाड़ी में धक्का लगा रहा है और गाड़ी के नीचे वाले भी धक्का लगा रहे हैं। ये हाल दिमाग का हो जाता है, वाकई में हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल फोटोग्राफ है। फियर नहीं करना है, डरना नहीं है, मन को शांत रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत से लोगों की मौत जो है लाशें देख देख कर अस्पतालों में हुई है। मेरे खुद फैमिली में एक लड़की की मौत हुई है जिसके सामने से 8 लाशें गुजरी और न भी उसकी निकली। इसी तरह हमें दिमाग के अंदर भी पॉजिटिव रहना है, पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, रेस्ट्रेंट रखना है। ग्रेटिट्यूड, ये जो आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये कोरोना काल की सबसे बड़ी जरूरत है जो आप समाज के लिए कर रहा है, हमारा वैश्य समाज जो कर रहा है। और इसका मैंने एक वीडियो किया है, जो वैश्य समाज कर रहा है वो इसमें दर्शाया गया है। दूसरों को खाना देना, ये बड़ी चिड़िया उड़ नहीं पा रही है, छोटी चिड़िया इसके लिए खाना ला कर दे रही है। ये ग्रेटिट्यूड का एग्जाम्पल है और जो आपके जो अभी अग्रवाल साहब ने बताया उस पर बहुत अच्छी तरह फिट होता है। एक्ट ऑफ सर्विस और उसके बाद कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, जो कि अभी मैंने वीडियो दिखाया। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब आप दूसरे की सेवा करते हैं तो आपको आनंद मिलता है। फाइट और फ्लाइट के मूड में मत रहिए, आराम वाले मूड में, फ्रीज वाले मूड में रहिए। इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा रखिए। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत सी चीजें अभी आगे मैं बता दूंगा। इम्यूनिटी एक्सरसाइज से, स्लीप से, काम रहने से और माइक्रो न्यूट्रिएंट खाने से, अच्छा आहार खाने से, जिसको हम लोग सात्विक आहार कहते हैं, हमारा भारतीय आहार है, उसके साथ सप्लीमेंट लेने से इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इसी तरह मास्क का जो डिस्पोजल है वो बहुत जरूरी है। मास्क का डिस्पोजल सही होना चाहिए, नहीं तो ये मास्क भी पॉल्यूट करेगा। इसके अलावा हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। मास्क के बाद, डिस्पोजल के बाद, वो भी बहुत अच्छा है अगर हम उसको करें। तो ये मास्क की जो ये चारों चीजें हैं, 1 2 3 4, ये हमको एक साथ समझनी पड़ेंगी। इसके बाद जो है अमेरिका में और बहुत सी जगहों पे ये पाया गया है कि जो लोग नाक के नीचे मास्क पहनते हैं वो सीधा उनके इन्फेक्शन लंग में जाता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है सुक्रोज का है। सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों होता है। जो लोग शक्कर के शौकीन है उनको वार्निंग है ये कि कोरोना काल में बचते रहे। हमने काली फंगस में भी इसको देखा है कि जिन लोगों की डायबिटीज कंट्रोल नहीं रही है, चाहे वो स्टीरॉइड की वजह से हो, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, उनको ब्लैक फंगस ज्यादा हुआ है। तो सबसे बड़ा हमारा ये व्हाइट वाला दुश्मन जो है, इसको पहचाने, क्योंकि कोरोना वायरस इसी व्हाइट सब्सटेंस पे, जिसको हम शुगर कहते हैं, इस पर वो रहता है, डिपेंड करता है और उसकी ग्रोथ रहती है। इसके अलावा गट की हेल्थ पे भी आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हम अच्छा खाएं। आमतौर पर हमारे बच्चे जो हैं आजकल रात के 2-2 बजे बाहर से खाना मंगा के खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा रोकथाम करनी चाहिए और ऑप्टिमल गट हेल्थ को हमको मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए दही, मट्ठा, छाछ सबसे अच्छी चीजें हैं। है कारण थर्ड वेव के आने का। अगर मास्क नीचे आया तो कोरोना ऊपर चला जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, और ये हुई। सो लॉकडाउन कुछ ऐसा ही हुआ है और अब हमें भगवान ऐसी शक्ति दे कि हम लॉकडाउन से लड़ने का और लॉकडाउन को मैनेज करने का और अपने को मैनेज करने का इससे फ़ायदा उठाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों से कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि भगवान मुझे और थोड़ा ठीक करे ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं और जो मुझसे हो सके वो कर सकूं। और मैं बिल्कुल आंसुओं से, मैं बिल्कुल आंसू आ गए थे जब अग्रवाल साहब ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज जो है वो किस तरह से लोगों की सेवा कर रहा है। आज लॉकडाउन में लोग बदतमीज हो गए हैं, लोग सेल्फिश हो गए हैं, लोग घरों में घुस के बैठ गए हैं। मुझे माफ करिएगा, ये अच्छे शब्द आखिर में प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं रेस्ट्रेंट कर रहा था, लेकिन फैक्ट यही है कि जो लोग इस समय एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आपका समाज, आपके लोग जिस स्पिरिट से, जिस श्रद्धा से और जिस कॉन्शियसनेस के साथ, और जिस, हमको उर्दू में उसके लिए एक वर्ड होता है सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन, उसको हम अरेबिक में इखलास कहते हैं।
और इखलास का मतलब ये होता है कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं, हमें दुनिया वालों से कोई वाहवाही नहीं चाहिए और किसी को दिखा के नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो अपना काम एक सद्भावना से कर रहे हैं और इसका सुपरलेटिव दर्जा ये है कि हम भगवान को भी दिखा के ना करें, हम छुप के एक दूसरे की मदद करें, जिसको दाहिने हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता न लगे। ये हमारे बुजुर्गों में और हमारे पूर्वजों में, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में दानवीर दधीची पैदा हुए थे। उस देश का वैक्सीन अगर बाहर चला गया तो इस पे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत से मुल्कों की सहायता की है और उसी का नतीजा ये था कि जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, जो कि नहीं भी थी, ऐसे सेल के पास बहुत ऑक्सीजन थी, कैरियर्स नहीं थे हमारे पास, गंदे सिलेंडर थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में 5 दिन के अंदर हमको ऑक्सीजन भेजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आगे लेते हुए आपका अभिनंदन करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो अच्छे काम किए, भगवान आपको और इससे ज्यादा अच्छा करने की, इससे ज्यादा पैसा गरीबों पर खर्च करने की तौफीक दे और मैं भी आपकी दुआओं में शामिल रहूं। तो ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती है और वो कितनी भी छुपा के की जाए, हमारे इंटेंशन को, हमारी नियत को हमारा ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा देखता है। इसलिए हम सबको अच्छे काम करते रहना चाहिए, शंख बजाते रहना चाहिए, बांसुरी बजाते रहना चाहिए, लंग्स की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए और अपने लंग्स को मजबूत बना के रखना चाहिए। देखिए मिल्खा सिंह बहुत मजबूत थे, उनको भी कोरोना ने छोड़ा नहीं। तो इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है, डबल मास्क, एक नॉर्मल सर्जिकल, एक ये मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये 2 मास्क अगर आप लगाएँगे और उसको कहीं बीच में खोलेंगे नहीं, घर से जाके घर से आने तक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वायरस आपके शरीर में प्रविष्ट नहीं होगा और कोरोना से हम लोग बचे रहें। धन्यवाद। देखिए वैक्सीन, हर आदमी, हर एक हम चूँकि मनुष्य हैं, हमारी प्रवृत्ति होती है कि अच्छे से अच्छा वैक्सीन हम लगवाएँ। सरकार का कहना ये है कि जो अवेलेबल वैक्सीन है वो लगवाएँ। तो मैं भी यही कहूँगा कि जब तक जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगे। अब वैक्सीन से पहले कोरोना, कोरोना के बाद की इम्यूनिटी, इसकी छोटी-सी एक प्रश्न का भाग है। जिन लोगों को कोरोना हो गया है, उनकी इम्यूनिटी विश्वसनीय है और नेचुरल है और पायदार है। लेकिन कितने महीने तक वो इम्यूनिटी रहेगी, इस पे जो मैक्सिमम स्टडीज़ हैं, उन्होंने 6 महीने के करीब इशारा किया है। लेकिन उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा है कि वैक्सीन इसी बीच में लगवा लेना चाहिए। कल ही मैंने एनडीटीवी पे ये बोला है कि वैक्सीन जो है 12 हफ्ते बाद कोरोना से ठीक होने के लगवा लेना चाहिए, क्योंकि पहली इम्यूनिटी को वो बूस्ट कर देगा और उसके बाद सेकंड डोज़ जो है 4 हफ्ते बाद या 21 दिन बाद, 4 हफ्ते अगर कोविशील्ड है और 21 दिन अगर कोवैक्सीन है। अब ये चूँकि वेरिएंट्स का सवाल आ गया है, इसलिए जो इंटरवल है इसका फिर से शॉर्ट कर दिया गया है और इस बात का एग्रीमेंट भी है कि इस पे लगवा लेना चाहिए 4 हफ्ते बाद कोविशील्ड और 3 हफ्ते या 24 दिन के बाद कोवैक्सीन। और अब हमको वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। बीच में एक फ़ेज़ ऐसा आया था जब नीति आयोग के जो हमारे बड़े हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने आके बताया था कि अब आप इसका दूरी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस समय वेरिएंट्स नहीं आए थे। तो चूँकि अब वैक्सीन भी आ गया है और वेरिएंट्स भी आ गए हैं, तो इसकी दूरी को फिर से समेट कर, कंडेंस करके, छोटा करके, शॉर्ट करके फिर वो 1 महीने वाली कर दी गई है और इस पे सर्वसम्मति भी है कि 1 महीने के अंदर ये डोज़ वो लगवा लेनी चाहिए दोनों, पहली और डोज़ के बीच का अंतराल जो है कम कर देना चाहिए। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी 2 डोज़ वाले वैक्सीन हैं। आगे आने वाले दिनों में स्पुतनिक लाइट आएगा जिसकी 1 डोज़ भी काफ़ी होगी। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्योंकि हमें एक तो वैक्सीनेशन हो गया जब कोरोना हुआ, तो क्या हम एक ही डोज़ लगवाएँ? उनका लिए जवाब ये है कि नहीं, उनको दोनों ही डोज़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए आगे की रिक्वायरमेंट भी होगी। और अब एक और बात कल से फिर से होने लगी है कि उनको बूस्टर डोज़ भी शायद लेनी पड़े और ये टीके की जो इम्यूनिटी है 1 साल के बाद ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए, जो हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी।
बच्चों को अभी फॉरेन कंट्रीज में शुरू हो गया है टीका देना, 18 साल से कम बच्चों को। हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और पटना मेडिकल इंस्टीट्यूट में 6 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल हुआ है, हो रहा है। उसके रिजल्ट्स अगस्त के आखिर तक आ जाएंगे। उस समय हम छोटे बच्चों को भी वैक्सीन दे पाएंगे। तब तक उनके माँ बाप को हिफाजत करनी है, अपने को मास्क के साथ रखना है। जब बच्चों के पास जाएं, बाहर से आके बगैर नहाए धोए सफाई के बच्चों के पास न जाएं और बच्चों को अलग रखने की कोशिश करें। इसी तरह से बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग हैं घर में, उनके पास न जाएं, उनको उनसे भी अलग रहें, तो इसका संक्रमण कम होगा। और इस सब के बीच में जो पर्दा है वो मास्क है। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की अभी मेरे हिसाब से शायद कोई कमी नहीं है। दे कैन गो रजिस्टर एंड गेट द वैक्सीनेशन। बुजुर्गों के लिए वॉक इन है और बड़े लोगों के लिए 45 प्लस के लिए भी ये सुविधा है। तो सब लोगों को वैक्सीन लेना है। इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है, तो मैंने इसके लिए यही कहा है, वैक्सीन के एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें सुई लगती है और दर्द होता है, और इसके अलावा जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अलग-अलग होते हैं सब में, तो उसके लिए डरना नहीं चाहिए। और वैक्सीन के बारे में मैंने बहुत रिसर्च पढ़ी है जिसमें ये बता दिया गया है कि ना ये जेनेटिक म्यूटेशन करता है, ना ये क्रोमोसोमल एब्रेशन करता है, ना ये इससे कोरोना होता है, ना इससे मौत होती है। हमारे यहाँ एक केस रिकॉर्डेड है मौत का, जो कि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट देखने वाली संस्था ने किया है। लेकिन उसके फ़ायदे जो हमेशा डॉक्टरी में देखे जाते हैं, तो फ़ायदे वैक्सीन के बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वन पर्सन डाइंग। हमारे डॉक्टर के केजरीवाल थे, उनको भी दोनों वैक्सीन लग गए थे, तो उनको भी हमने खो दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब वैक्सीन न लगवाएं। तो वैक्सीन लगवाया जाए और पाबंदी से लगवाया जाए और अच्छे केंद्र पे लगवाया जाए, और जब जहाँ जो सा वैक्सीन उपलब्ध हो वो लगवाया जाए। क्लॉटिंग के बारे में मैंने इशारा कर ही दिया है कि एस्प्रिन अगर आप खा रहे हैं वैक्सीनेशन से पहले ना बंद करें, ना बाद में बंद करें। डबल डोज कर सकते हैं अगर एस्प्रिन खा रहे हैं तो। और ये घटती बढ़ती रहेंगी, इसके मानक चेंज होते रहेंगे। डी डाइमर की वैल्यू भी घटती बढ़ती रहेगी, सीआरपी की वैल्यू भी घटती बढ़ती रहेगी। वैक्सीन के बाद भी, वैक्सीन के पहले भी इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। डायरिया हो तो डायरिया की दवा ले लें, फीवर हो तो पैरासीटामोल ले लें। और मैं सबको ही राय देता हूँ वैक्सीन के बाद कम से कम 3 दिन आराम कर लें, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स शायद कम होंगे या नहीं होंगे। सेकंड डोज़ लेने के बाद भी और फर्स्ट डोज़ लेने के बाद भी जो हमने, मेरी वाइफ़ के साथ भी यही हुआ। उनको एंटीबॉडी मैंने टेस्ट कराई तो नहीं बनी, तो फिर मैंने मेरे जो एक हर्षवर्धन साहब के बैचमेट हैं और हमा हमारे साथ के पढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर संजय राय, उनसे मैंने वार्तालाप किया, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट में इम्यूनिटी का आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हम एस प्रोटीन की इम्यूनिटी को नहीं टेस्ट करते हैं, कोरोना वायरस की होल इम्यूनिटी को टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको लक्षण हुए हैं टीके के बाद या नहीं भी हुए हैं, तो दोनों केसेस में वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी अगर टेस्ट में नहीं आ रही है, तो आपको ये मान लेना है कि मेरा वैक्सीनेशन हो गया है, और इसके बारे में कोई मेरे हिसाब से शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि मेरी वाइफ को सारे लक्षण भी हुए थे, और जब हमने अपने साथ उनकी एंटीबॉडी चेक कराई तो मेरी अच्छी आई और उनकी बिल्कुल ज़ीरो आई। तो मेरे को खुद मन में ये लगा कि वैक्सीन का तो असर हुआ है, लेकिन टेस्ट में नहीं आया। तो फिर मैंने, एक मेरे और दोस्त हैं, उनसे डिस्कस किया जो बहुत अच्छी पैथोलॉजी लेबोरेटरी चलाते हैं, राकेश शर्मा साहब, वो माल रोड की तरफ उनकी कमला नगर में है। उन्होंने भी यही कहा कि ये एंटीबॉडी डिटेक्शन जो है, हम इसके टेस्ट के कहीं भी आसपास नहीं है कि एग्जैक्टली वैक्सीनेशन के बाद कितनी एंटीबॉडी बनती हैं, और इसमें हमें स्पेसिफिक, जो मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया था स्पाइक प्रोटीन, खूबसूरत सा एक ग्राफ हुँ। दिखाया था मैंने, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का टेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, जो वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी बनती है। इसलिए हम जो एंटीबॉडी नापते हैं वो रफ एस्टिमेट है, क्रूड एस्टिमेट है, उसके ऊपर शायद हमको इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए।
नहीं, देखिए मैंने आपको बहुत अच्छा एक ग्राफ दिखाया है जो ऑथेंटिकेटेड है, जो कि शायद मैं दोबारा नहीं खोल पाऊँगा, जो ब्लू उसमें पार्ट था, हाँ जी। वो ग्राफ जो है बहुत ही हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जो शरीर में वायरस है वो 10-12 दिन से ज़्यादा ज़िंदा रह ही नहीं सकता। बाद में जो चीज़ रहती है वो उसकी टुकड़े रहते हैं, उसकी चूरा रहता है। तो मैंने जिन पेशेंट्स को ट्रीट किया, कुछ लोगों ने शुरू में टेस्ट भी कराए तो वो नेगेटिव हो गए 5वें दिन। तो ये स्टैटिस्टिक्स भी है वर्ल्ड वाइड, जो बांग्लादेश से आई थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन ट्राई किया था। ठीक, ठीक। तो उनके 5वें दिन सब पेशेंट नेगेटिव हो गए और हमारे जो पॉल मेरिक्स जो डॉक्टर है अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि 7वें दिन के बाद 10वें दिन तक हर एक पेशेंट अगर इलाज भी ना ले तो वो नेगेटिव हो जाएगा। डॉक्टर अभी साहब ये मैंने तो एंटीबॉडी की जी, अ, जी, मैं आ रहा हूँ आपके हाँ, प्रश्न के उत्तर पर। अभी हाँ जी, मैंने हाँ जी। एंटीबॉडी की भी बात की हाँ और जी, हाँ आपके जी। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडी कितने पर हम सेफली बाहर जाएँ। हाँ तो जी। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बेफ़िक्र होके बाहर जाएँ। अगर आपके दोनों टीके लग गए हैं तो भी जाएँ, एक टीका ठीक है लग जी। गया है तो भी जाएँ। लेकिन जो सबसे बड़ी एंटीबॉडी है वो ये ये हमको हमेशा लगाना है। ठीक है इस डॉक्टर साहब। वायरस में जी नहीं, ये इसके साथ एक बात कहनी ज़रूरी है, इस हाँ वायरस जी। में जो विरोधाभास है, जो जो गड़बड़ हो रही है, वो ये है कि जैसे हमारे पास एड्स का वायरस आया था, और भी जो वायरसेज़ हैं, वो जब म्यूटेट करते हैं तो उनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। जो मैंने आपको इसमें जो वो दिखाया रॉकेट, इसका हाँ जो जी। स्पाइक प्रोटीन है जब वो म्यूटेट करता है तो वो अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो इसलिए ये जो है हमने वो चीज़ डिस्कस बिल्कुल नहीं की है इस संवाद में, क्योंकि हमें अच्छे लोगों का संवाद है कि ये वॉर वेपन है या थर्ड वर्ल्ड वॉर है या कोई शातिर वायरस छोड़ा गया है किसी देश के द्वारा, उसका हमने बिल्कुल उल्लेख यहाँ पे नहीं किया है। इसी तरह से हमने रेमडेसिविर का भी उल्लेख बहुत एक ही जगह किया है। तो इस तो वायरस फिर से काफ़ी सबसे अच्छा इलाज है, वो मास्क है। उसके मस्त बाद आप बाहर जाना है, देखिए ये हम बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए घर में रहकर काम करना। आपको बाहर जाना ज़रूरी है तो ज़रूर मास्क लगाइए और जाइए, मैं इसमें आपको एनकरेज करूँगा। लेकिन बस डॉक्टर साहब मैं साथ-साथ हम भीड़ का हिस्सा ना बने, इसका हमें अच्छा, ध्यान रखना है। अब ठीक है। मैं आपको मेट्रो का उदाहरण देता हूँ, 1 आधा मिनट ले लूँगा अग्रवाल साहब की आज्ञा से। मेट्रो वालों ने ये तो कह दिया कि प्लेटफ़ॉर्म के अंदर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ मेट्रो चलेगी। हाँ लेकिन जी। उन्होंने बाहर जाके नहीं देखा कि कितनी लंबी लाइन लग गई। जब भी किसी चीज़ की एफिशिएंसी कम की जाती है तो उसकी पुनरावृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाई जाती है। तो उन्हें ये करना चाहिए था कि जो एक ट्रेन का टाइमिंग था, अगर वो 15 मिनट है तो उसको आधा करके 10 मिनट करें या 5 मिनट करें या 2 मिनट तक करें और हर 2 मिनट के बाद मेट्रो जाए, तो लाइन बाहर नहीं लगेगी। उन्होंने ट्रेनें भी आधी कर दी और सीटें भी आधी कर दी। तो ये जो अंदर की खबर दी और बाहर की नहीं दी, इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो हम अपनी सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, जितनी बाहर का जाए बगैर काम हो उसको बैलेंस करना पड़ेगा और बाहर तो देखिए निकलना है, सबको जाना है। आपके तो हमारे जो मैं भी व्यापारी वर्ग से आता हूँ, जो व्यापारी वर्ग है उसको तो बाहर जाना ही है। तो बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना, जो आपका प्रश्न है बहुत उचित है और ये बाहर जाएँ तो हम मास्क लगा के जाएँ और बाहर से आके हम नहा धो लें, साफ हो जाएँ, चप्पल-जूते अंदर नहीं लाएँ। ये जो शुरू की प्रिकॉशन बताई जा रही थी, वो अभी भी वैलिड है और वो रहेंगी। टीका ज़रूरी भी है। और नो टीका, मास्क इज़ अ मस्ट।